हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट आयोजित करवाया गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। काफ़ी शानदार पेपर यहाँ पर हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं, पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर लगभग 100 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। इन 100 सवालों में आपके लगभग 10 करंट अफेयर के सवाल रहेंगे। इसके साथ साथ आपके राजस्थान जीके के सवाल होने वाले हैं, पॉलिटी के सवाल यहाँ पर रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के सवाल यहाँ पर आपके होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जो भी विद्यार्थी पटवार का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको यहाँ से मिलेगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात की जा रही है। कथन ए देखिए आप। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से किया। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पहला कथन आप पढ़ चुके हैं। दूसरा कथन देखिए। इस अभियान में भारत सरकार के 17 मंत्रालयों की 27 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17 मंत्रालय जो है इनकी 25 योजनाओं को शामिल किया गया है, जबकि यहाँ पर 27 दिया गया है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और ये आपका शुभारंभ जो हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड से हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हजारीबाग झारखंड से। किसकी बात की जा रही है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की। तो यहाँ पर आपका कथन ए सत्य है, लेकिन कथन बी आपका असत्य हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए। 12 अक्टूबर को किसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके दोस्तों विजय किशोर राहटकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 12 अक्टूबर को नियुक्त किया गया था। ये सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं बना है, ये सवाल आपका जरूर एग्जाम में बनेगा। अगला सवाल देखिए। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये ओडिशा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। पदक विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारतीय व उनसे संबंधित खेल के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है। नीतीश कुमार का संबंध बैडमिंटन से दिया गया है। हरविंदर सिंह का संबंध शॉटपुट से दिया गया है। अजीत सिंह का संबंध भाला फेंक से दिया गया है। योगेश खतूनिया का संबंध डिस्कस थ्रो से दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हरविंदर सिंह जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि हरविंदर सिंह का संबंध आपका तीरंदाजी से हो जाएगा दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किससे हो जाएगा? तीरंदाजी से हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। वरुण अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर वरुण अभ्यास की बात की जा रही है। यह भारत फ्रांस वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। तो दोस्तों, ये भारत और फ्रांस की जो आपकी नौसेना है उसका संयुक्त अभ्यास है। यानी भारत और फ्रांस तो यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन ये वायुसेना का नहीं है। ये किसका हो जाएगा? आपका नौसेना का हो जाएगा। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन वरुण अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य ही हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके 12वें संस्करण का आयोजन 2 सितंबर से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में हुआ। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था, लेकिन नौसेना के मध्य हुआ था, वायुसेना के मध्य नहीं हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वरुण अभ्यास। ठीक है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में किस योजना को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये कौन सी योजना हो जाएगी आपकी? आयुष्मान भारत योजना, सुभद्रा योजना, वात्सल्य योजना, उन्नत ग्राम योजना। तो ये आपकी वात्सल्य योजना हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वात्सल्य योजना आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, आपकी जो सेमिकॉन इंडिया है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है ये आपसे पूछा गया है। ग्रेटर नोएडा, गांधीनगर, गोवा, मुंबई या आपका कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा, गांधीनगर, गोवा और मुंबई। तो क्या आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया जो है इसका उद्घाटन आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। वर्ष 2022 के लिए किसे
54वां दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो ये तो आपको पता होगा, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम, भुवनेश्वर, मुंबई या सिकंदराबाद? तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव का पहला संस्करण भुवनेश्वर में आपका हुआ है। अब 10वां सवाल देखिए आप, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट से ऊपर आकलन किया गया है। तो देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट से ऊपर आकलन किया गया है। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। अक्षय ऊर्जा की यह क्षमता देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3% है। तो यह बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अक्षय ऊर्जा की सूची में राजस्थान 29.98 गीगावाट उत्पादन के साथ शीर्ष राज्य है। तो ये बात भी आपकी सही है और ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अब दोस्तों हम करंट अफेयर के सवाल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम राजस्थान जीके के सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान जीके के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम देख लेते हैं। पॉलिटी के सवाल, हिंदी के सवाल भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। देखिए अब अगला सवाल है आपका, निम्न में से सही सुमेलित युग्म है। तो सही सुमेलित युग्म आपका कौन सा है, ये यहाँ पर बताना है आपको। मेड़तणी की बावड़ी मेड़ता दिया गया है, चांद बावड़ी जोधपुर दिया गया है, झालीवाब बावड़ी आपकी सिकर दिया गया है, धाबाई कुंड टोंक दिया गया है। तो दोस्तों धाबाई कुंड आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये तो आपका बूंदी में हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। झालीवाब बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो झालीवाब बावड़ी आपकी राजसमंद में हो जाएगी, कुंभलगढ़ में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चांद बावड़ी आपकी जोधपुर दिया गया है, बिल्कुल सही है। 2 चांद बावड़ी आपकी, एक चांद बावड़ी तो आपकी दौसा में हो जाएगी और एक चांद बावड़ी आपकी जोधपुर में हो जाएगी, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। और मेड़तणी की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो मेड़तणी की बावड़ी आपकी झुंझुनू में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, झुंझुनू में हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सही पूछा गया है, तो चांद बावड़ी जोधपुर वाला आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ब्लू पोएट्री कृपाल सिंह शेखावत दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार आपके कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। इनको पद्मश्री 1900 आपके 74 में दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मीनाकारी मांगीलाल मिस्त्री दिया गया है, बताइए ये सही होगा गलत होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार आपके कुदरत सिंह हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे, कुदरत सिंह हो जाएंगे। और इन्हें दोस्तों 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पद्मश्री से सम्मानित इनको 1974 में किया, इनको 1988 में किया। दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। बातिक कला उमेश चंद्र शर्मा, थेवा कला नाथुराम सोनी, तो ये भी आपके सही हो जाएंगे। थेवा कला भी इंपॉर्टेंट है, नाथुराम सोनी आपको ध्यान रखना है। बातिक कला का अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, उमेश चंद्र शर्मा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लाल रंग से रंगी हुई मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिस पर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों लाल रंग से रंगी हुई मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन इसमें किया जाता है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, बेवाण, चोपड़े, बाजोट या कावड़? तो ये आपकी कावड़ कहलाती है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहां पर सुमेलित करना है। मलिर प्रिंट आपका कहां का हो जाएगा, बाड़मेर का हो जाएगा। नमदा आपका कहां का हो जाएगा, टोंक का हो जाएगा। मार्बल मूर्ति निर्माण आपका कहां का हो जाएगा, जयपुर का हो जाएगा। खेसला उद्योग आपका कहां का हो जाएगा, लेटा जालोर का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सुमेलित आप करते हो तो ए में आपका 1 हो जाएगा, बी में आपका 3 हो जाएगा, तो 1 3 फिर 2 और फिर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सोमपुरा शैली का संबंध है। तो सोमपुरा शैली का संबंध किससे हो जाएगा, तो सोमपुरा शैली का संबंध आपका मूर्ति स्थापत्य से हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की वह लोक कला जिसमें कपड़े पर चित्र बने हुए होते हैं जिनके माध्यम से किसी लोक देवी या देवता के जीवन से संबंधित घटना या कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है कहलाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, जिस पर कपड़े पर चित्र बने होते हैं, तो ये आपकी फड़ कहलाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आदिवासी लोगों द्वारा आंखों को पेनी दर्शाने हेतु क्या गुदवाया जाता है। तो आदिवासी लोग जो होते हैं उनके द्वारा आंखों को पेनी, आंखों को छोटी यानी पेनी दर्शाने हेतु क्या गुदवाया जाता है, तो ये सारिया गुदवाया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या गुदवाया जाता है, सारिया गुदवाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इंपोर्टेंट सवाल है आपका, संत धन्ना जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो धन्ना जी के संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं।
राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? धन्ना जी को ही जाता है। तो ये बात आपकी सही है या गलत है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इनका जन्म अलवर जिले में हुआ, ये बात गलत हो जाएगी भैया। इनका जन्म धुवन गांव टोक में हुआ था। कहां पर हुआ था? धुवन गांव टोक में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यह गुरु रामानंद के शिष्य थे, तो ये गुरु रामानंद के शिष्य थे, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और पहला भी आपका बिल्कुल सही है। यह सगुण उपासक थे, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये सगुण उपासक नहीं थे आपके। तो यहां पर 1 और 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? तो बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को जहां पर रखा जाता है उन जगहों को क्या कहा जाता है? बैठक, पोल, झरोका या नोहरा? तो इसे दोस्तों नोहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नोहरा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको सम्मिलित करना है, आसान सा सवाल है। गंगा दशहरा मेला आपका कहां पर लगता है? कामा भरतपुर में लगता है, ठीक है। फुलडोल मेला आपका कहां पर लगेगा? भीलवाड़ा में लगेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला है आपका फुलडोल महोत्सव। कल्पवृक्ष मेला आपका मांगलियावास अजमेर में लगेगा। और गोगा जी का मेला आपका कहां पर लगेगा? नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में लगेगा। तो सम्मिलित कर लीजिए, ए में आपका 1 हो जाएगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, और सी में आपका 3 हो जाएगा, डी में आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए आप, कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को आपका कपिलधारा का मेला लगता है। तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को आपको आपके बहुत सारे मेले लगते हैं। एक तो आपका पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कपिल मुनि का मेला भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कपिलधारा का जो मेला है ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, बारा। तो कपिलधारा का जो मेला है ये आपका कहाँ पर लगता है? बारा में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। पुष्कर मेला आपका पुष्कर में लगता है, अजमेर में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कपिलधारा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ढोल मेला जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ढोल मेला जो है ये भी आपका दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? बारा का हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका क्लास 10 की किताब में भी दिया गया है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है थदड़ी, पड़वा ढोक, चेटीचंड, असुचंड पर्व। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों चेटीचंड। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, झूलेलाल जी के जन्मोत्सव की स्मृति में आपका हो जाएगा चेटीचंड। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म से संबंधित उपयुक्त कूट का चयन करें। आका तीज आपकी कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। बिल्कुल सही बात है, आका तीज आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और इसी दिन दोस्तों आपकी बीकानेर की स्थापना हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कब की गई थी? तो 1488-89 में आपकी बीकानेर की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सातुड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सातुड़ी तीज आपकी दोस्तों भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जबकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? इस दिन आपकी हरि तालिका तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज हो जाएगी? हरि तालिका तीज, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आपकी सातुड़ी तीज, बड़ी तीज मनाई जाती है, जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज आपकी श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लाला कालिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो लाला कालिया मेला आपका कहाँ पर आयोजित होता है? ये आपका अजमेर में आयोजित होता है। सिंपल सा सवाल है, ध्यान रखना है। लाला कालिया का मेला कहाँ पर लगेगा भैया? अजमेर में लगेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चैत्र माह के त्योहारों से संबंधित नहीं है? धुलंडी गुड्डा, रामनवमी, हनुमान जयंती, महाशिवरात्रि, तिलचोत, सिंजारा, गणगौर। तो महाशिवरात्रि जो है दोस्तों ये तो फाल्गुन में आती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, चैत्र माह के त्योहारों से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष आपका इंपॉर्टेंट है, ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से अश्विन कृष्ण एकम तक, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक, माघ पूर्णिमा से माघ अमावस्या तक, या कार्तिक शुक्ल एकम से माघ अमावस्या तक। तो भैया श्राद्ध पक्ष जो है ये भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है आपका और अश्विन अमावस्या तक चलता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक आपका श्राद्ध पक्ष चलता है। अगला सवाल देखिए, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो विचार करते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद किया। बिल्कुल सही बात है, महमूद खिलजी जो था उसके द्वारा ही इसका नाम मुस्तफाबाद किया गया था, ये प्रथम भी ध्यान रख लेना। संत हमीदुद्दीन की दरगाह इस दुर्ग में स्थित है।
तो गागरोन में संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है, मेटे शाह की दरगाह स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शेखावटी का हवा महल कहाँ स्थित है? तो शेखावटी का हवा महल कहाँ पर स्थित है? आपका झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बात की जा रही है। इस ग्रंथ के रचयिता कवि राजा श्यामल दास है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आपके पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? चंद्र बरदाई हो जाएंगे, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा मुख्यतः पिंगल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं तराइन के युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 राइट आंसर कर दें, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये पीडीएफ थोड़ी ऐसी है, आप थोड़ा सा काम चला लीजिए। 1-2 दिन में मैं आपको एकदम शानदार मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और एकदम शानदार तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमीर रासो जो है ये सारंगधर के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमीर रासो आपकी 2 है, एक तो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है और एक और है आपकी दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो आपकी जोधराज के द्वारा लिखी गई है। एक आपकी जोधराज के द्वारा भी लिखी गई है। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। डोला मारूरा दुहा कृष्णदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। डोला मारूरा दुहा जो है ये कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हरी रस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ईसरदास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस रचना में गिरी सुमेल तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो गिरी सुमेल और धर्मत के युद्ध का उल्लेख, गिरी सुमेल का युद्ध आपका कब हुआ था? 1437 में हुआ था। ठीक है, और धर्मत का युद्ध कब हुआ था? यह आपका 1659 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो इनकी जानकारी आपको किसमें मिलेगी? सगत रासों में, रणमल छंद में, सूरज प्रकाश में, डोला मारूरा दुहा में। तो इनकी जानकारी आपको सूरज प्रकाश में मिलेगी। किसमें मिलेगी? सूरज प्रकाश में मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस रचना की तुलना अब्बुल फजल कृत आईने अकबरी से की जाती है? तो आईने अकबरी से तुलना किसकी की जाती है दोस्तों? अमर सागर की नहीं की जाती है, दयाल दास की नहीं की जाती है, वेली कृष्ण रुक्मणी की नहीं की जाती है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो है दोस्तों, इसे राजपुताना का गजेटियर कहा जाता है और इसकी तुलना ही जो है वो आपकी आईने अकबरी से की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? मोनोत नैन्सी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, डांग जो है वो होली दिया गया है, डप आपका बसंत पंचमी दिया गया है, झूमर आपका मांगलिक अवसर दिया गया है, पेजन आपका विवाह अवसर पर दिया गया है। तो डांग जो है नृत्य ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है, सही बात है। डफ नृत्य जो है ये आपका बसंत पंचमी पे किया जाता है। झूमर नृत्य आपका मांगलिक अवसर पर किया जाता है। लेकिन पेजन जो है दोस्तों ये आपका वागड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, और ये आपका दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है पेजन नृत्य। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कौन सा असुमेलित है ये आपको बताना है। पीपली शेखावटी दिया गया है, जोराबाद जैसलमेर में, हिचकी आपका मेवात है, केवड़ा हाड़ौती है। तो पीपली सही दिया गया है, शेखावटी जोराबाद जैसलमेर का बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है। हिचकी आपकी मेवात का हो जाएगा, ये भी सही है। केवड़ा हाड़ौती का नहीं है दोस्तों। केवड़ा कहाँ का है ये आप मुझे बताना कमेंट करके, केवड़ा कहाँ का हो जाएगा। केवड़ा शायद उदयपुर का होगा, एक बार आप इसे कमेंट करके बताना केवड़ा कहाँ का है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की विभिन्न लोक गायन शैलियों के संबंध में असत्य कथन है। तो असत्य कथन यहाँ पर बताना है आपको लोक गायन के संबंध में। संधि खां मांगनियार, साकर खां मांगनियार और जफर खां मांगनियार का संबंध मांगनियार शैली से है। अब यहाँ पर मांगनियार नहीं दिया गया है, इन्होंने सद्दी खां, साकर खां, गफूर खां लिख दिया, तो इनका संबंध मांगनियार से, बिल्कुल सही बात है। लंगा गायन शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र कमाईचा और सारंगी है। तो ये बात भी सही है, लंगा गायन शैली जो होती है उसमें भी आपका कमाईचा और सारंगी यूज में लिया जाता है। मांड शैली राजस्थान की श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मांड जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध है। केसरिया बालम गीत लंगा गायन शैली का एक प्रसिद्ध गीत है, तो यहाँ गड़बड़ होगी, ये किसका हो जाएगा? आपका मांड का हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मेवाड़ चित्रशैली से नहीं है? तो मेवाड़ चित्रशैली से किसका संबंध नहीं है? मोतीचंद का, आर के वशिष्ठ का, श्रीधर अंधारे का, डॉक्टर फैयाज अली का।
तो फैयाज अली का संबंध जो है दोस्तों वो मेवाड़ चित्रशैली से नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जबकि श्रीधर अंधारे का संबंध देवगढ़ चित्रशैली से है, और देवगढ़ भी आपके मेवाड़ के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, अच्छा सवाल है, काफी बार आता रहता है। तो लूर, कूद और आपका मोरिया, ये तीनों जो है ये गरासिया जनजाति से संबंधित है, जबकि द्विचकी जो है ये आपका गरासियों से संबंधित नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से लोक नृत्यों के दौरान वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो भैया जो वाद्य यंत्र है वो आपका नहीं बजाया जाएगा। किन नृत्यों में? वालर में नहीं बजाया जाता है, घुमरा में तो बजाया जाता है, चरी में भी बजाया जाता है, कूद में भी नहीं बजाया जाता है। तो वालर और कूद ये दोनों आपके गरासियों के हो जाएंगे, और इनमें आपके दोस्तों वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 1 और 3 जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले जो लड़कियां होती है उनके द्वारा कुछ गीत गाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? गडोलियो, हरणी, जकड़िया, पीपली। तो इन्हें गडोलियो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गडोलियो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस चित्रशैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता आपकी देखी जाएगी देवगढ़ में, उदयपुर में, मारवाड़ में, या फिर आपके अलवर में। तो पीले रंग और लाल रंग ये आपको ध्यान रखना है, येलो और यहाँ पर रेड की बात की जा रही है। तो इनकी प्रधानता आपकी कहाँ पर देखी जाएगी? मारवाड़ में देखी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मारी पिट्टीरो रंग सुरंग आ निपजे मालवे उपयुक्त पिट्टी के गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? दिवाली के अवसर पर, होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, गृह प्रवेश के अवसर पर। तो ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। मारी पिट्टीरो रंग सुरंग जो गीत है ये आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 89 हो जाएगा, रज्जब वाणी पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रज्जब जी का संबंध किस संप्रदाय से है? उसका संबंध ही आपका रज्जब वाणी से हो जाएगा, यानी कि दादू संप्रदाय से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रज्जब जी का संबंध किससे हो जाएगा? दादू संप्रदाय से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखो जो सवाल इजी है उनमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर कौन से सही सुमेलित है? ज्वाला माता का मंदिर आपका जोबनेर जयपुर में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सिरे मंदिर आपका कहां पर हो जाएगा? जालौर में हो जाएगा, और ये आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय कौन सा वाला दोस्तों? उदयपुर वाला, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिरे मंदिर जालौर नाथ संप्रदाय का है, ये आपको ध्यान रखना है। सोमेश्वर मंदिर सिरोही, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, सोमेश्वर मंदिर सिरोही में आपका नहीं है। चूलगिरी जैन मंदिर आपका जयपुर में है, ये बात भी सही है, तो चूलगिरी जैन मंदिर भी आपका जयपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को 1, 2, 4 सही लग रहा है, यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। सोमेश्वर मंदिर आपका सिरोही में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? तो मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र यहाँ पर कौन सा नहीं है? शाहपुरा है, बेंगू है, आसिंद है, लेकिन बर यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसिंद आपका भीलवाड़ा में आ जाएगा, बेंगू आपका इधर आ ही जाएगा चित्तौड़गढ़ में, शाहपुरा भी आपका भीलवाड़ा में आ जाएगा। तो ये मेवाड़ से संबंधित है, लेकिन बर संबंधित नहीं है। ठीक है, आया हुआ सवाल है ये आपका। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पथ के अनुयायी थे? तो भक्ति मार्ग के आपके निर्गुण पथ के अनुयायी कौन कौन थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लालदास जी, ये आपके निर्गुण भक्ति से संबंधित है। जाम्बो जी, ये भी आपके निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके सुंदर दास जी यहाँ पर दिए गए हैं, और आपके अग्रदास जी भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर दास जी जो है इनका भी संबंध आपका किससे हो जाएगा? निर्गुण पंथ से हो जाएगा। यहाँ पर अग्रदास जी का नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लाल दास जी, सुंदर दास जी और जाम्बो जी का संबंध आपका निर्गुण पंथ से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यानी निर्गुण भक्ति के मार्ग से हो जाएगा। लालदास जी, सुंदर दास जी और जाम्बो जी, जबकि अग्रदास जी का निर्गुण भक्ति से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जी जयपुर के संस्थापक कौन है? तो गलता जी जयपुर के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? इंपोर्टेंट सवाल है। कृष्णदास परिहारी, रामानंद, अग्रदास या अनंतानंद? तो ये कृष्णदास परिहारी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको सुमेलित करना है, जहर पीर की उपाधि किसे दी जाती है?
तो भैया जहार पीर की उपाधि गोगा जी को दी जाती है। ठीक है, किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। शिव का अवतार किसे कहा जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार तो आपके फाबू जी हो जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। राम सा पीर आपके रामदेव जी हो जाएंगे, तो बचे शिव के अवतार आपके तेजा जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आप सम्मिलित कर लेना। ए में आपका 3 हो जाएगा, और बी में आपका 4 हो जाएगा, और सी में आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में ओरण क्या है? ओरण आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओरण क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। तो ओरण जो होता है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए, अगर आपका कोई सा भी जो मंदिर होता है, तो मंदिर के आसपास कुछ एरिया होता है, पवित्र एरिया होता है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो पवित्र एरिया होता है, या पवित्र जो क्या बोलते हैं, उपवन बोलेंगे उसको। ठीक है, तो पवित्र उपवन, मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है ओरण। ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन। ऑप्शन 3 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो भैया जब किसान खेत जोतते हैं, तो वो किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? फाबू जी के, गोगा जी के, हडबू जी के, या तेजा जी के? तो भैया तेजा जी के गाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तेजा जी की कितनी गांठें बांधी जाती है? तो शायद मुझे याद आ रही है, शायद 9 गांठें बांधी जाती है, एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको। ठीक है, घाट वाला सवाल भी एक बार आपका आया हुआ है। अगला सवाल देखिए, चंद्रमहल आपका कहां पर हो जाएगा? चंद्रमहल तो आपका जयपुर में हो जाएगा। नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में हो जाएगा। सोनी जी की नशिया आपकी अजमेर में हो जाएगी। तो इसमें तो 1 2 3 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो है, यहाँ पर किसका चयन करना है? यहाँ पर असंगत का चयन करना है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो है, ये 15 जुलाई 2021 दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लवकुश वाटिका योजना जो है 1 जुलाई 2022 दी गई है, तो ये बात भी आपकी सही है। ये 15 जुलाई 2021 वाली इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आपकी 18 अप्रैल 2022 की हो जाएगी, और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है ये 18 अप्रैल 2022 बिल्कुल सही है। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 2019, ये गलत हो जाएगी। पेइंग गेस्ट योजना आपकी 1991 की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो इको टूरिज्म वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई 2021, कभी भी इसकी डेट आपके एग्जाम में टपक सकती है। ठीक है, और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की डेट भी आपकी टपक सकती है, 18 अप्रैल 2022। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, अर्थुना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? तो अर्थुना जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये आपका बांसवाड़ा में है। अब बांसवाड़ा मैंने आपको बता दिया, तो आप इसका आंसर भी बता देंगे। ये कौन से सर्किट में आ जाएगा? आपका वागड़ सर्किट में आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 9 पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं। तो दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपने काफी जगह पढ़ा होगा, 10 पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं, 10 पर्यटन परिपथ होते हैं, लेकिन 9 भी आपका सही माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 पर्यटन सर्किट आपके बनाए गए हैं। ठीक है, डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में बनाना प्रस्तावित है, तो ये बात भी आपकी सही है। डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये जैसलमेर में बनाना प्रस्तावित है। स्वर्णिम त्रिभुज आपका हो जाएगा, जयपुर, आगरा और दिल्ली शामिल है। तो स्वर्णिम त्रिभुज में आपके जयपुर, आगरा और दिल्ली शामिल है। राजस्थान पर्यटन स्लोगन में प्रतीकात्मक पशु चिंकारा दर्शाया गया है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पर दोस्तों सूचना आयोग के बारे में दिया गया है। अब इन कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। पहला कथन देखिए, राज्य सूचना आयोग विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था, तो ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। तो भैया जो पहला कथन है आपका वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपका जो राज्य सूचना आयोग है, इसका उल्लेख जो है वो अध्याय 4 की धारा 15 में मिलता है। यानी इसको कैसे याद रखोगे आप? 415 से याद रखिए। अध्याय 4 की धारा 15 में आपको इसका उल्लेख मिलेगा राज्य सूचना आयोग का। यानी राज्य सूचना आयोग का गठन अध्याय 4 की धारा 15 में दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। तो 15(4) यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये कथन तो आपका सही हो जाएगा।
राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये, तो प्रतिदिन 250 रुपये वाली बात बिल्कुल सही है। और अधिकतम 50,000 रुपये, ये गलत हो जाएगा। अधिकतम कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये। तो अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, प्रतिदिन 250 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये। तो यहाँ पर पहला कथन आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर केवल कथन 1 सत्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, तो यह बात बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग आपका एक सदस्यीय निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। तो एक कथन यहां पर यह दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 102 है, इसका आंसर बताइए दोस्तों आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका, सत्य कथन की यहां पर पहचान करनी है। बी और सी जो है ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो सचिव होता है वही आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे, तो होर्डिंग बम कांड जो हुआ था आपका, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो भैया इसमें जो है एक तो आपके जोरावर सिंह बारट शामिल थे, इसके अलावा यहाँ पर आपके प्रताप सिंह बारट भी शामिल थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मानव मानव संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो उल्लेख है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किस में दिया गया है? इसका गठन का प्रावधान जो है वो तो धारा 21 में है, ये आपको ध्यान रखना है। गठन का प्रावधान धारा 21 में है, और जो नियुक्ति की जाती है उसका प्रावधान जो है वो धारा 22 में है। यानी कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान धारा 22 में है। और 23 में जो है वो हटाना, त्यागपत्र आदि जो है वो आपके 23 में आ जाएंगे। हटाना, त्यागपत्र जो है ये धारा 23 में आ जाएंगे। और हटाना त्यागपत्र के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है, भाई हटा सकते हैं, तो ये धारा 23 में हो जाएंगे आपके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और धारा 28 जो है उसमें आपका रिपोर्ट का प्रावधान है। यानी रिपोर्ट किसको देगा? ये राज्य सरकार को देगा, मानवाधिकार आयोग, राज्य की बात कर रहे हैं हम, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित सभी धाराएं मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने आपको एकदम शॉर्ट तरीके से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक धाराएं अपलोड की हुई है। इसके साथ साथ धारा 33 भी मैंने आपको बताई हुई है, उसमें आपकी वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वित्तीय स्वायत्तता का उल्लेख धारा 33 में है मानवाधिकार में। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, धारा 23। अगला सवाल देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वप्रथम नगरीय निकायों के चुनाव करवाए गए, यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम नगरीय निकायों के चुनाव करवाए, तो दोनों बातें यहां पर सही है। तो यहां पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य यहां पर कौन सा नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, बिल्कुल सही बात है, यह तो मानवाधिकार आयोग का कार्य है। किसी जेल का निरीक्षण करना, तो निरीक्षण तो ये कर सकता है, निरीक्षण ये कर सकता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, ये भी ये कर सकता है, लेकिन मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा ये नहीं दे सकता। तो ऑप्शन 4 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है दोस्तों, इसका कार्य जो है वो क्या नहीं होता है, तो सजा देना इसका कार्य नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों ये किसमें किए गए हैं? यहां पर आपको ध्यान रखना है 521, वहां पर मैंने आपको बताया सूचना में 415। ठीक है, अध्याय 4 की धारा 15, यहां पर अध्याय 5 का धारा 21 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान अध्याय 5 की धारा 21 में से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। 21 से लेके ये चलता है आपका 33 तक, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अध्याय 5 में दिया गया है, ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये कथन हम डिस्कस कर चुके हैं, 101 सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहां पर असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया, तो यह बात आपकी बिल्कुल सही है। 18 जनवरी 1999 को मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। आयोग 23 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ
जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। तो स्टार्टिंग में इसमें 1 + 4 सदस्य थे, फिर 2006 में संशोधन हुआ और 1 + 2 कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और 23 मार्च 2000 को इसने कार्य प्रारंभ किया था, क्रियाशील हुआ था। वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है। तो अभी 1 + 2 है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति कांता भटनागर का रहा है। तो पहली आपकी जो थी वो कांता भटनागर थी, लेकिन कार्यकाल सबसे कम जो रहा है वो कांता भटनागर का रहा है। एनके जैन है या सिंह है, एनके सिंह जो है उसका कार्यकाल आपका सर्वाधिक रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग व सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा समिति में सम्मिलित नहीं होता है। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग जो होते हैं दोस्तों, उनके सदस्यों की जब नियुक्ति की जाती है तो एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो उस समिति में आपका कौन शामिल नहीं होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कभी भी ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक तो होता है आपका मानवाधिकार और एक होता है आपका लोकायुक्त, ठीक है। तो जब भी लोकायुक्त की बात की जाएगी तब तो आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें शामिल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मानवाधिकार की बात की जाएगी तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन लोकायुक्त में शामिल होगा। तो यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विपक्ष का नेता, ये तीनों शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों लोकायुक्त में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होता है और यहाँ पर सीएम भी होता है। तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो ये कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राज्य का पूछा जाए तो 565 हो जाएगा, और अगर दोस्तों सेंट्रल का पूछा जाए यानी केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का पूछा जाए तो वहां पर फिर आपका 665 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये मधुकर गुप्ता हो जाएगी। अगला सवाल है आपका, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है ये आपका संविधान में मिलता है। तो ये आपका कैसा निकाय हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल NR बसीन का रहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। NR बसीन जो है दोस्तों, इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में अगर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम 1995 में पंचायती राज संस्था के चुनाव करवाए। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद RPSC के द्वारा की जाती है इनकी भर्ती, एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये बात भी आपकी सही है, और ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा भैया, राज्यपाल करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि राज्य का पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति की जा सकती है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राज्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16 में दिया गया है, और उसमें कहा गया है भैया ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि यहाँ पर कथन 1 जो है वह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले आपके कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे हैं। तो कार्यवाहक पूछा गया है, कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त जो है न्यूनतम कार्यकाल वाले। तो दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा जो है वो आपका डीपली सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है। नॉर्मली मुख्य सूचना आयुक्त में सबसे कम किसका रहा, सबसे ज्यादा किसका रहा, ये पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर कार्यवाहक में पूछा गया है, तो ये किसका हो जाएगा, आपका राजेंद्र बरवड़ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा राजेंद्र बरवड़ का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राजेंद्र बरवड़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शूद्र मुक्ति और आपकी महेंद्र कुमार किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं। तो शूद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी, तो ये आपकी दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी की हो जाएगी। शूद्र मुक्ति और आपकी स्त्री मुक्ति जो है ये आपकी अर्जुनलाल शेट्टी की हो जाएगी। निम्न में से असुमेलित कौन सा है। जयपुर फुट के जनक आपके PK शेट्टी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, PK शेट्टी, प्रमोद कुमार शेट्टी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बाणासुर के शहीद आपके मेजर पीरू सिंह, ये गलत हो जाएगा। बाणासुर के शहीद आपके कौन हो जाएंगे, मेजर शैतान सिंह हो जाएंगे दोस्तों। आधुनिक राजस्थान के निर्माता आपके मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल सही बात है। वांगड़ के गांधी आपके भोगीलाल पांड्या हो जाएंगे, ये भी सही बात है, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्नांकित संस्था एवं उनके संस्थापकों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? नारेली आश्रम राम नारायण चौधरी, बिल्कुल सही बात है। नारेली आश्रम का संबंध जो है वो राम नारायण चौधरी से है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, नारेली आश्रम की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने की थी। तो इसको दोस्तों एक बार पूछा गया था, एवी ठक्कर से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जामिनर क्या देता है? एवी ठक्कर देता है, यानी अमृतलाल विठल दास ठक्कर, भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये दोनों बातें आपकी सही है। हरिजन सेवा समिति डूंगरपुर की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। मुझे जहां तक याद आ रहा है हरिजन सेवा समिति की स्थापना शायद भोगीलाल पांड्या के द्वारा ही की गई थी। एक बार आप कमेंट करके बताना। और वनवासी सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई है, तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से असुमेलित है। कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास राठी हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। राठौड़ों के यूलिसेस आपके दुर्गादास राठौड़ हो जाएंगे, ये भी सही बात है। राजस्थान का मंगल पांडे आपका अमरचंद भाटिया हो जाएगा, ये भी सही बात है। ठीक है, लेकिन राजस्थान की मांड मल्लिका आपकी गौरीबाई ना होकर कौन होगी? अल्लाह जिलाबाई होगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, अब यहाँ पर हिंदी से संबंधित सवाल हम डिस्कस करेंगे। किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर सही अर्थ किसका नहीं है? गूलर का फल होना, यानी दुर्लभ वस्तु होना। गुड़ गोबर करना, गंदगी फैलाना। दांत कत्ती रोटी, दांत कटी रोटी यानी पक्की दोस्ती। कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ सही नहीं है मुहावरे का? तो गुड़ गोबर करना, गंदगी फैलाना जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? दाल में काला होना, यानी किसी बात पर संदेह होना। गांठ बांधना, कपड़े समेटना। घर बसाना, विवाह करना। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त न होने वाली। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और दाल में काला होना यानी किसी बात का संदेह होना। लेकिन गांठ बांधना का अर्थ जो है वो कपड़े समेटना नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो मुट्ठी गर्म करना भैया, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ हो जाएगा रिश्वत देना। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? अंधेरे का उजाला, निराशा में आशा। अक्कल पर पत्थर पड़ना, मूर्ख होना। हृदय पिघलना, भावुक होना। काट का उल्लू, मूर्ख व्यक्ति। तो यहां पर आपका कौन सा दोस्तों सही नहीं है? अंधेरे का उजाला यानी निराशा में आशा बिल्कुल सही है। हृदय पिघलना, भावुक होना भी ये भी सही है आपका। काट का उल्लू, मूर्ख व्यक्ति ये भी सही है, यानी अक्कल पर पत्थर पड़ना, मूर्ख होना ये यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द आपके शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके महात्म्य, महात्म्य जो दिया गया है ये आपका शुद्ध है। जीवा जो दिया गया है ये भी शुद्ध है। और आपका प्रज्वलित, जो प्रज्वलित दिया गया है ये भी आपका शुद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अब यहां पर थोड़ा आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा काम चलाइए आप। निम्न में से कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध है? तो यहां पर कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ये आपको बताना है। माँ मेरे मामे के घर गई है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, यह 10 रुपए का नोट है। देखो, माँ मेरे मामे के घर गई है ये गलत हो गया, क्योंकि मामे नहीं होगा, मामा होगा। निम्न मतलब किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी है, अनेकों की जगह यहाँ पर अनेक होना चाहिए। ठीक है, यह 10 रुपए का नोट है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य छाटिए। तो यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। शीतल गन्ने का रस पीजिए, तो शीतल गन्ने का रस कैसे पिएंगे? ये गलत हो जाएगा। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, तो इसको अलग तरीके से लिखा जाना चाहिए। यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, एक खाने की थाली लगाओ, तो खाने की थाली थोड़ी लगाते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? मोटा ताजा, हरिहर, राम लक्ष्मण, गौरी शंकर। गौरी और शंकर, राम और लक्ष्मण, हरि और हर। मोटा ताजा नहीं होगा, ऑप्शन 1 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुवीरी समास का उदाहरण यहां पर कौन सा नहीं है? वाग्देवी, शैलजा, हिमसुता, कीर्तिलता। तो यहां पर कौन सा आपका दोस्तों बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है? तो वाग्देवी है, शैलजा है, हिमसुता है। कीर्तिलता यहां पर बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखिए, कौन सा सामासिक पद जो है वो यहां पर सही नहीं है? आशुतोष, आंसू यानी शीघ्र, तोष प्रसन्न,
होता है जो, यानी शीघ्र प्रसन्न होता है जो, वो हो जाएगा आशुतोष, बिल्कुल सही है। बाघ, बागांबर, बाघ के अंबर है जिसके, ये भी सही है। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, ये भी सही है। क्रोधाग्नि, अग्नि में क्रोध, ये ऐसे नहीं होगा, क्रोध रूपी अग्नि होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अब ये हिंदी के आपके सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर आपको इंग्लिश के सवाल दिए गए हैं, एंटोनिम आपको पहचानना है। यहाँ पर आपका DEFICIT दिया गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको। डिफिसिट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो इसका यहाँ पर आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा, तो सरप्लस हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर आपका दोस्तों कॉन्सिपिकस दिया गया है, तो इसका यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पर आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। वेग्यू दिया गया है यहाँ पर, तो वेग्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका डिफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम आपको बताना है। कंसोलिडेट का क्या हो जाएगा, तो कंसोलिडेट का आपका क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये वीकन हो जाएगा, ठीक है। और TIMID दिया गया है, तो इसका आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेसिंग, आउटगोइंग, बोल्ड, और यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन 4 देखिए आप, चिवेरियस यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बाकी 5 सवाल है वो आपके पैराग्राफ के हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 100 सवाल मैंने आपको करवाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और इसके साथ साथ ही कुछ मॉडल पेपर मैं आपको मेरी तरफ से करवाऊंगा दोस्तों, लगभग 10 मॉडल पेपर एकदम अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा, तो वो मैं आपके 1 तारीख से शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।